मनोहर बजट आया, किसने क्या पाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। हरियाणा का बजट 2022-23 पेश हो चुका है। पिछली बार के मुकाबले सरकार ने इस बार बजट में 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी भी की है। कोई नया टैक्स नहीं, राहतों और तोहफों की झड़ी लगाते हुए सरकार ने बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा है। लेकिन विपक्ष जहां बजट से असंतुष्ट नजर आया, तो वहीं अर्थशास्त्रियों ने भी बजट की व्यवहारिकता पर सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री गठबंधन सरकार के कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। 1,77,255 करोड़ के बजट में सीएम ने हर वर्ग को साधा। खासकर महिलाओं के लिए इस बार का बजट काफी खास रहा। बजट में सरकार ने राहतों और तोहफों की भरमार कर दी। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, तो वहीं महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की। राज्य स्तरीय सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसके तहत प्रशस्ति पत्र और 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। वहीं महिला उद्यमियों के लिए भी पुरस्कार की घोषणा की गई। सरकार ने अपने इस बजट में किसानों, मिडिल क्लास, महिलाओं और युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। सीएम ने अपने बजट भाषण में सरकार की ओर से शुरू की गई परियोजनाओं की चर्चा की। सीएम ने बताया कि बजट तैयार करने से पहले सांसदों, विधायकों और विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों और प्रमुख लोगों से चर्चा की गई। साथ ही हर वर्ग से सुझाव भी लिए गए। सीएम ने यह भी बताया कि सरकार ने पूंजीगत खर्च बढ़ाया और राजस्व खर्च कम किया है। इस बार पूंजीगत खर्च 34.4% होगा, जो कि पिछले साल में मात्र 25% होता था। बाजार की उधारी कम रही, क्योंकि सरकार ने मजबूत वित्तीय प्रबंधन किया। तो सरकार के लिहाज से बजट जो है काफी खास रहा है और 25 साल के विजन को ध्यान में रखते हुए 25 साल के विजन को दिशा देने के लिए इस बजट को तैयार किया गया है। लेकिन विपक्ष ने इस बजट को लेकर सवाल उठाए और कहा कि ये बजट जो है सिर्फ हवाई बातों का ही पूरा एक ये जो पेश किया गया बजट है, हवाई बातों का ही एक ब्यौरा है। तो यहाँ पर बजट में किसको क्या मिला है? क्या ये सिर्फ हवाई घोषणाएं ही की गई हैं, या फिर ये जो पुलंदा है यहाँ पर इन बातों से कहीं ज्यादा आगे है, दूरगामी ये बजट है और इसका असर जो है अब से शुरू होकर आगामी आने वाले 25 साल तक भी दिखने वाला है। इसी पर बातचीत हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले डाल लेते हैं सवालों पर नजर। तो हरियाणा सरकार का बजट 2022-23 कितना मनोहर रहा? महंगाई, बेरोजगारी की समस्या बजट से होगी दूर? बजट में सभी वर्गों पर जोर या सिर्फ घोषणाओं का शोर? कर मुक्त बजट से क्या कर्ज मुक्त होगा हरियाणा? सबसे बड़ा और अहम सवाल यही कि कर मुक्त बजट सरकार ने पेश किया, लेकिन क्या कर्ज मुक्त भी हो पाएगा इस बजट से हरियाणा? नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है और इन नंबर पर कॉल करके आप हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। कोई सवाल आपका इस बजट से जुड़ा हो, कोई शिकायत, कोई सुझाव, कोई राय हो, तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए अर्थशास्त्री हवा सिंह जुड़ चुके हैं और जेजेपी के प्रवक्ता हरदीप पाटला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले जेजेपी प्रवक्ता हरदीप पाटला से सवाल। हरदीप जी, इस वक्त जो दो बड़ी समस्याएं प्रदेश ही नहीं देश के सामने दिखाई देती हैं, वो है एक महंगाई और दूसरा बेरोजगारी। क्या लगता है सरकार ने ये जो बजट पेश किया है, जिसमें हर एक वर्ग को खुश करने का प्रयास सरकार ने किया है, तो क्या इस बजट से इन दो बड़ी समस्याओं का भी समाधान होने वाला है? जी, जो मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपको ये बता कि जो बजट पेश हुआ है आपकी सरकार की तरफ से, देखिए बहुत ही प्रगतिशील बजट है ये। इसमें हर वर्ग को ध्यान में रख के काम किया गया। देखिए, जहाँ तक चाहे एग्रीकल्चर का सवाल हो, एम्प्लॉयमेंट का सवाल हो, या रूरल डेवलपमेंट का बात हो, या अर्बन डेवलपमेंट की, इंडस्ट्री की बात हो, सड़कों की बात हो, हर पक्ष का इतनी अच्छी तरह से ध्यान रखा गया है। और इनको जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत अच्छी तरह से किए गए, ताकि प्रदेश के अंदर नए रोजगार भी पैदा हो सके, प्रदेश के लोगों को अच्छी सड़कें मिल सके। यहाँ पर उद्योग नीति ऐसे इतना बजट रखा गया है कि नए नए उद्योग इन्वेस्टमेंट भी प्रदेश में। तो निश्चित तौर पर जिस हिसाब से बजट ये रखा गया है, हरियाणा के लोगों को, आम जनता का बजट इसको कह सकते हैं, जिसके अंदर हर पक्ष को फायदा होना।
हवा सिंह अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हवा सिंह जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं, किस नजरिए से इस बजट को देखते हैं? जो घोषणाएं यहाँ पर की गई हैं, जो उम्मीद जताई जा रही है इस बजट को लेकर, सिर्फ इसी साल को लेकर नहीं, कहा गया है कि अगले 25 साल को ध्यान में रखते हुए वहाँ का दिशा निर्धारण करते हुए इस बजट को तैयार किया गया है। तो क्या मानते हैं, क्या इस तरह का दूरगामी बजट है? बजट पे हम सारे बजट को ध्यान से देखें कि जो हमारे शिक्षा है, एग्रीकल्चर है, उद्योग है, हमारा टूरिज्म है और दूसरे जो सेक्टर हेल्थ है, सरकार ने कोशिश किया कि हम सारे ये क्षेत्र हैं उनको एक बैलेंस किया जाए कि सभी को इतना पैसा दिया जाए कि कम से कम उसमें कोई गरीबी हो। मुझे एक बात की खुशी है कि जो आपके बजट पे आप बोल रहे थे कि 34% का इंक्रीज है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, क्योंकि सबसे बड़ा इंडिकेशन जो है, जो बेरोजगारी की बात करते हैं आप, जब तक कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ेगा तो हमारी बेरोजगारी दूर नहीं होगी। तो पहले आपने बताया कि 25% था, आपकी बार 34% कर दिया। तो इससे क्या होगा कि उद्योग लगेंगे, सड़कें बनेंगी, तो उससे रोजगार मिलेगा लोगों को। परंतु सरकार इन सारी चीजों के इम्प्लीमेंटेशन की सबसे बड़ी बात है कि इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक कर पाएगी सरकार इसको। हवा सिंह जी, मैं बीच में आपको यहाँ रोकने के लिए माफी चाहती हूँ। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम बात को यहीं से आगे जारी रखेंगे। आर के कालिया हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका आर के कालिया जी, पूछे क्या सवाल? नमस्कार जी। जी नमस्ते। देखिए, मैं राजनीति से ओवर एंड अब होकर बात करना चाहूंगा। लेने देने को खाक मोहब्बत पाक, नंबर 1। नंबर 2, एक कहावत है, एक ने पूछा दूसरे से, किसी भाई से, 2 और 2, उसने कहा 4 रोटियां। कहने का मतलब ये, हम मुलाजम हैं, हम मुलाजमों की बात करेंगे। बाकी तो सभी वर्गों का भला हो, सभी वर्गों का ध्यान में रखना चाहिए। बजट जब ये तैयार करते हैं, सभी वर्गों का हमें भी थोड़ा सा ध्यान है। हम भी सभी वर्गों के हितैषी हैं, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो। लेकिन मैं खास तौर से अपने मुलाजमों की बात करूंगा। शुरू से ही मेरे अजीज बैठे हुए सामने जेजेपी के प्रवक्ता, शुरू से ही ये इतिहास रहा है, हमारे भी कम से कम 40 साल की नौकरी रही है। तो भाजपा हमेशा जो है ना, ये किसान विरोधी रही है, सॉरी मुलाजम विरोधी रही है, मुलाजम विरोधी। नंबर 1। नंबर 2, हम तो यही चाहेंगे कम से कम जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम है उसका प्रावधान होना चाहिए। इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि हम बजट में उसका प्रावधान रखेंगे। कर्मचारियों को क्या दिया? इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। बाकियों को दें ही, हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसानों को दें, मजदूरों को दें। और दूसरी बात ये महंगाई की बात कर रहे हैं। आज ही चर्चा हो रही थी यहाँ भी, पेट्रोल जो है 15-20 रुपए उसमें इजाफा हो रहा है। बताइए, तो रसोई का बजट कहाँ जाएगा? गैस बढ़ेगी, तेल, पेट्रोल, डीजल सब बढ़ेंगे, महंगाई मार तो वैसी की वैसी रहेगी। तो आम आदमी को क्या फायदा हुआ? आम आदमी सोचनी चाहिए बजट में, ना कि बड़े लोगों की। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आर के कालिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक अभी जुड़े हैं कैथल से हमारे साथ। जी अभी स्वागत है आपका, पूछें क्या सवाल है? मैडम नमस्कार, आपके चैनल से धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। लेकिन मैम, ये हरियाणा बजट में जो प्रस्ताव किया हुआ है कि हरियाणा होम गार्ड का बोला गया था कुछ, जो हरियाणा होम गार्ड में ऑलरेडी लगे हुए हैं उनके लिए प्रावधान नहीं हो रहे, तो आगे भर्ती करने के लिए सरकार तैयार हो रही है। अच्छा, यानी कि जो पहले भर्तियां निकाली गई थी उन्हीं पर अभी भर्ती नहीं हुई है और आगे सरकार ने नई घोषणा और की है। जो नई भर्तियां निकाल रहे हैं, जो भर्ती लग रही है ऑलरेडी, जो बच्चे भर्ती हुए हैं उनके लिए प्रावधान हो नहीं रहे सरकार से, और न्यू भर्ती करने के लिए लगे हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी पाटला जी। कहना जी, देखिए, जो पहले हमारे दर्शक थे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि कर्मचारी विरोधी सरकार रही है। मैं उनको बता दूं कि अब की बार सरकार के अंदर एक प्रावधान किया गया है कि पहली बार शायद ये हुआ है कि कोई भी कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान अगर वो 70% भी डिसेबल हो जाता है या दिव्यांग हो जाता है, तो उसके जो आश्रित है, उसके जो लीगल एयर्स हैं, उनको एक्सग्रेसिया के आधार पर, नियमों के आधार पर, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। मेरे ख्याल से किसी भी कर्मचारी के जो आगे लीगल एयर्स है उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इससे अच्छा फैसला नहीं हो सकता कोई कि एक डिसेबल हो जाता है 70%। पहले शायद होती है कि डेथ के बाद मिलता था, लेकिन अब तो 70% अगर वो डिसेबल होगा तो अनुकंपा के आधार पर उसके आश्रित को
नौकरी दी जाएगी। दूसरा एक क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था कि एग्री किसान विरोधी सरकार है। मैं आपको बता दूं, पिछली बार जो बजट था उसके अंदर 5,205 करोड़ रुपए का प्रावधान कृषि और एलाइड सर्विस के लिए किया गया था। अब की बार 6,497 करोड़ रुपए का बजट कृषि और एलाइड सर्विस के लिए किया गया है, जिसके अंदर अकेले कृषि के लिए 5,988 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। आप ये लगा कि कुल मिलाकर 24.79% का ये वृद्धि कृषि के लिए और उसके एलाइड सर्विस के लिए बढ़ाई गई। हवा सिंह जी, जहां से आपने बात छोड़ी थी, मैं चाहूंगी वहां से शुरुआत करें और ये भी हम जानना चाहेंगे, जो सरकार ने कहा कि पूंजीगत खर्च को बढ़ाया है, राजस्व खर्च को कम किया है, इसको कैसे देखा जाए? इसकी क्या टेक्निकली जो मायने हैं वो क्या निकाले जाए? मैम, ऐसा है कि किसी भी देश का विकास तभी होगा जब उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पे पैसा ज्यादा लगेगा। सरकार ने पिछले बजट में 25% था, आपकी बार 34 पॉइंट समथिंग किया उन्होंने। तो जो मेरे भाई ने कुछ समस्याएं रखी थी, कुछ एम्प्लॉयमेंट की बातें की थी। बजट का मेन मुद्दा है कि हम अपना पैसा कहाँ से आएगा और कितना पैसा बचाकर समाज की भलाई के लिए लगाएंगे। इस बजट में पहली बार ग्रामीण क्षेत्र पे बहुत जोर दिया गया है। जैसे जिला परिषद को अधिकार दिए गए हैं कि वो सड़कों का निर्माण करेंगे, उनको 15% ज्यादा बजट मिलेगा। गांवों में जोड़ की समस्या बहुत बड़ी है, पशुओं के पानी पीने के लिए न, तो इस सरकार ने पहली बार सोचा 600 करोड़ रुपए रखे हैं कि गांव के जो जोड़ है वो सुंदर बने, उनमें ट्यूबवेल लगे, पशुओं को स्वच्छ पानी मिले, उससे बीमारी फैलती है वो ना फैले। तो इसी प्रकार गांवों की सड़कें पहले जो मार्केट कमेटी के अंदर थी, मार्केट कमेटी में काफी प्रॉब्लम्स थी। जिला परिषद के लोग वो गांव से चुन के आते हैं, उनकी गांव की समस्याओं को पता है, तो उनको जो पैसा का इन्वेस्टमेंट होगा ग्राम विकास के लिए वो ठीक होगा। मार्केट कमेटी के अपेक्षा ग्रामीण में अब जो पैसा लगेगा वो ठीक तरह से लगेगा, क्योंकि वो लोग वहाँ से चुन के आए हैं, उनको उनकी समस्याओं का पता है, उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। मार्केट कमेटी को जिम्मेदारी नहीं बनती, सारे ऑफिशियल है वो, और ब्यूरोक्रेसी उसको अपने हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करती थी। अब पैसा सरकार ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उनके रिप्रेजेंटेटिव को दिया है कि आपका पैसा आप इसके लगाइए। आप कल वो गलती होगी तो सरकार वो जनता के प्रति जवाबदेही बनती है उनकी। एक अफसर का कभी जवाबदेही नहीं बनती जनता के प्रति, उसकी गवर्नमेंट की तरफ बनती है। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे स्टेप्स हैं गवर्नमेंट के, जिससे कि गांव में जो ना अब ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। गांव में जो फसलें उत्पादित होती हैं उसको अपने ठीक तरह से वो बेच पाएंगे, अपने हर सामान को समय पर वो बेच पाएंगे जी। तो इस प्रकार का सर, इस पर आगे और हम बात करेंगे, चर्चा हमारी इस पर आगे जारी रहेगी। कुछ और दर्शक जुड़े हैं जो और इस पर सवाल करना चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर वीरेंद्र शहबाज जुड़े हैं हरियाणा से और कुलदीप भिवानी से जुड़े हैं। वीरेंद्र, स्वागत है आपका, बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं हरियाणा में और क्या सवाल है आपका? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। कुलदीप जुड़े हैं भिवानी से। जी कुलदीप, स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है? अरे मैडम, मैं यूँ पूछूं, इस बजट में ना एक बात मैंने साफ करो कि सरसों का तेल जो 200 रुपए लीटर बिक रहा है वो कहाँ तक रुकेगा जाके, और किसान की सरसों किस भाव खरीद देगी गवर्नमेंट? ना किसानों का हित की बता रहे हैं ना सरकार, तो ये बात बताओ। कपास मंडियों में रुलती फिर रही है इनकी। लेकिन कुलदीप, इस बार सरकार ने कई और दूसरी फसलों को जो है एमएसपी के दायरे में लाया है, एमएसपी पर खरीद सरकार करेगी, ऐसी घोषणा भी सीएम ने की है। चलिए, बहुत 200 रुपए लीटर दे रहा है सरसों का तेल जी। कुलदीप, आप ये जानना चाह रहे हैं कि लगातार जो महंगा होता जा रहा है सरसों का तेल और दूसरी चीजों पर जो कीमतें बढ़ती जा रही है, इन पर कैसे कंट्रोल होगा? गवर्नमेंट। चलिए, बहुत शुक्रिया कुलदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीरज जगाधरी से जुड़े हैं। नीरज, स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है? सबसे पहले मैडम, मैं आपको आपके हर चैनल स्टाफ को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ और दोनों राजनीतिक नेता को मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। मेरा सवाल आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना है कि हम जो नो टीचिंग वाले प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 8-9 रुपए लग रहे हैं, हम रसोई का गैस का सिलेंडर 960 रुपए कर दिया, सरसों का तेल महंगा कर दिया, हम कहाँ से ले? हमारे 18,000 रुपए मुख्यमंत्री कब आम बजट में लागू करेगा? जो ये बजट चल रहे कब करेगा? कब हम अपने जक्कत पाल लेंगे? ये भाजपा वाले झूठ क्यों बोलते हैं?
चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ में हरदीप पाडला जेजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। हरदीप जी, कुछ लोगों को यहाँ पर जो लगातार खाद्य तेलों पर जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल पर तो बढ़ ही रही है, लेकिन खाद्य तेलों पर जो महंगाई बढ़ रही है उससे भी लोग परेशान हैं। दूसरी वस्तुओं पर जो महंगाई बढ़ रही है उन पर भी वो जानना चाहते हैं कि आखिर ये महंगाई जो है कहाँ जाकर के रुकने वाली है। दूसरा ये भी कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगने वाले कर्मचारी हैं, उनका ये सवाल है कि सरकार उनको लेकर के कब कोई ऐसी घोषणा करेगी जिससे वो भी इस महंगाई के दौर में अपना जीवन यापन आसानी से कर पाए। कन्हैया जी, देखिए जो पिछला दौर निकला है, कोरोना का दौर निकला है, जिसके अंदर मेरे ख्याल से हरियाणा की नहीं सभी देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्थाएं जहाँ उनको असर हुआ था। लेकिन मैं अब की बार सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस बारे कि कोई भी नया टैक्स प्रदेश की जनता पर नहीं लगाया गया, बल्कि एक्सपेंडिचर जो हमारा खर्च है सरकार का वो कम करके जो इन्वेस्टमेंट है सरकार की तरफ से उसको बढ़ाया गया है। तो निश्चित तौर पर अब की बार जो आम जनता को राहत मिलेगी। एक और दर्शक राजेश फौजी भिवानी से जुड़े हुए हैं। जी राजेश जी, स्वागत है, पूछे क्या सवाल है। मैडम जी, जब तक अगर सरकार फ्री में बांटेगी ना सब कुछ, तो बताओ सरकार भी क्या करेगी कि नहीं? राजेश जी फिर से अपनी बात दोहराएं। हाँ जी, देश हित भी है, राष्ट्र हित भी है, सब कुछ है, हमको मेंटेन करना है। लेकिन जब अगर सरकार फ्री में कुछ भी बांटेगी, सरकार अगर फ्री में कुछ भी बांटेगी तो बताओ क्या करेगा? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। फ्री में सब कुछ बंटना बंद होना चाहिए। राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ हरियाणा से जुड़े हैं, बरमेर, स्वागत है आपका, पूछे क्या सवाल है। हाँ जी, नमस्ते। पूछते हैं जी, हम जो MITC महकमा बंद किया था सरकार ने जी। कौन से महकमे की बात कर रहे हैं? MITC जी। हाँ जी, पक्का उसको 20 साल हो गए सर, और केस कर दे तो अब तक उसका ना कोई प्रश्नकाल हुआ, ना उसका कोई यकीन। क्या इस बारे में इससे पहले आपने कहीं पर भी कोई शिकायत की, पहुंचाने की कोशिश की अपनी बात जिम्मेदार अधिकारियों तक, महकमे तक? पहली बार ही किया जी। कर चुके हैं सब कुछ? हाँ जी, ये पहली बार ही किया जी। वो पुरानी थे और हमारा 5वां वेतन जो वो भी नहीं दिया जी अभी तक। चलिए, बहुत शुक्रिया बरमीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी पाटला जी। मुझे जो इनका जो क्वेश्चन रहेगा कुछ समझ नहीं आया, शायद इनकी कोई पर्सनल ही कोई प्रॉब्लम है, जो मेरे ख्याल से जो ये कुछ पूरा विस्तार में बता पाएंगे। देखिए उसका जवाब तो जरूर बरमीर जी, अगर आप हमारे साथ दोबारा से जुड़ पाए तो जरूर जुड़िए, क्योंकि पाटला जी नहीं समझ पाए कि असल समस्या आपकी क्या है। मैं यहाँ पर हवा सिंह जी हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं। हवा सिंह जी, आपने भी सुना जो दर्शक हमारे साथ जुड़े, जो सवाल उनके यहाँ पर रहे, कैसे देख रहे हैं उन सवालों को? क्या उनका जवाब आप देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से जो बजट आज पेश किया गया है उसके अंदर मिल पाएगा? मैं इस बात से सहमत हूँ, जो लोग आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं सरकार को उनका रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि वो जो पैसा 13, 14, 15 हजार रुपया मिलता है आज के महंगाई के जमाने में, उससे जीवन बड़ा मुश्किल बन गया। इसमें कोई शक नहीं, समस्या है और सरकार को इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए। इनकी कोई पीछे एक घोषणा हुई थी 3-4 महीने पहले कि आगे आउटसोर्सिंग में जो लोग लगे उनको हटाया नहीं जाएगा। बहुत अच्छा कदम था सरकार का, परंतु जो उनको तनख्वाह मिलती है वो बहुत कम मिलती है। तो सरकार को इस महंगाई को देखते हुए जरूरी है कि उनकी तनख्वाह को बढ़ाए। दूसरा मेरा विषय है कि किसान ने समस्या रखी कि हमारा तेल 200 रुपए किलो हो गया। एक तरफ किसान आज 2000 रुपए, उसको 1.5 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल जो हमारा MSP प्राइस से ज्यादा मिल रहा है, हमें किसान का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो कंज्यूमर को कुछ देना पड़ेगा अपने जेब से। यदि हम किसान को मारें तो कंज्यूमर को खुश करें, किसान पहले दुखी है, सुसाइड रेट बढ़ गया किसान का। तो किसान को बचाने के लिए भी उसकी फसलों का जो अच्छा मूल्य देने के लिए हमें जो ना उसको देना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत कंज्यूमर को देना पड़ेगा उसमें से। तो एक मैं जो बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ इस बजट के बारे में, जो दर्शकों को भी पूछना चाहिए था कि वो है हमारा जो कर्जा है,
वो ज्यादा बढ़ गया। 2.25 लाख रुपए। हवा सिंह जी, आपने इस कर्जे की बात की, इस पर हम बात करेंगे बेहद, क्योंकि महत्वपूर्ण ये सवाल है और इस पर बात होनी भी चाहिए। एक दर्शक है, उनको ले लेते हैं। भिवानी से राहुल जुड़े हैं, स्वागत है आपका राहुल, रखें अपनी बात। राहुल सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी मैम, सुन पा रहा हूँ मैं आपको। जी, रखें अपनी बात। मैम ये पूछना चाह रहा था कि अभी तक मैम कम से कम 40+ भर्तियां निकल चुकी है हरियाणा के अंदर, लेकिन कंप्लीट ये 3-4 ही करवा पाए हैं सक्सेस रूप से। ठीक है, तो भर्ती जो परीक्षाएं होती हैं उसको लेकर के आप जो है खफा है, नाराज है, उसकी जो प्रक्रिया यहाँ पर बहुत धीमी हो गई है, उसे चाहते हैं कि उसमें तेजी लाई जाए। नहीं हो पा रही है, ऐसे ट्रेनों में धक्के खिला रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। पाटला जी, अभी आपने सुना जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे युवा है और इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक कई भर्तियां यहाँ पर करीबन 40 के करीब भर्तियां यहाँ निकल चुकी हैं, लेकिन 2 से 3 भर्तियों में ही जो नियुक्ति है वो मिल पाई है। लेकिन अभी जो दूसरे और भर्तियों के जो युवा हैं जिन्होंने एग्जाम दिए थे, अब वो राह देख रहे हैं कि कब उनकी नियुक्तियां जो है वो होंगी। तो ऐसे में सरकार को इस बारे में कदम उठाने की जरूरत है। क्या लगता है, सरकार ने जो ये कहा कि रोजगार के अवसर पैदा होने वाले हैं आगे और बढ़ेंगी, नौकरियां मिलेंगी सभी को, तो क्या आगे सरकार कुछ और इसमें कोई कदम उठाने वाली है? कहना जी, जहाँ तक नौकरियों की बात है, सरकार का निश्चित तौर पर प्रयास रहता है कि जल्द से जल्द प्रदेश की जो रोजगार युवा है उसको नौकरी दी जाए। लेकिन साथ के साथ सरकार को ये भी देखना पड़ता है कि जो भी नौकरी मिले, गरीब आदमी को, कोई जो भी व्यक्ति योग्य व्यक्ति है, जो पात्र व्यक्ति है, उसको नौकरी मिले। देखिए, जल्दी देना भी ठीक है, लेकिन इसमें जल्दी की उसमें योग्यता को हम पीछे नहीं रह सकते। देखिए, थोड़ी बहुत दिक्कत से पीछे आई थी, लेकिन निश्चित तौर पर सरकार का ये प्रयास है कि योग्य व्यक्ति को ही नौकरी मिले। इसलिए जो 1-2 बार देखो पीछे प्रॉब्लम्स तो आई है, लेकिन अब जो आप देखने को लगा आगे जो 1-2 साल आएंगे उसमें जल्द से जल्द नौकरियां मिलेंगे रोज। जी, हवा सिंह जी, राज्य पर बढ़ते कर्ज को लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि लगातार इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। तो मैं इसलिए रखा सबके सामने कि सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि यदि हमारे स्टेट पे कर्जा बढ़ेगा तो हमारे जो साधन होंगे, शिप्स होंगी, उसमें से हमें उसका इंटरेस्ट का देना पड़ेगा। जब हम इंटरेस्ट का बढ़ेगा तो पैसा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कम बचेगा। तो इस पर जरूरत है सरकार को कि हमारे रेवेन्यू को बढ़ाया जाए। कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर जो ना टैक्स नहीं लगता उस पर लगाया जाए, या कुछ ऐसे लीकेज बहुत है टैक्स में, उसको भी सरकार को जरूरत है कि उस लीकेज को रोके, क्योंकि जितना लीकेज कम होगा उतना टैक्स ज्यादा कलेक्शन होगा तो सरकार नई चीजों पे टैक्स नहीं लगाएगी, उससे जनता को राहत मिलेगी। तो ये बड़ा सभी के लिए ये बड़ा इंटेलेक्चुअल विषय है, क्योंकि आम आदमी को समझ नहीं पा रहा है। इवन मैं पोजिशन को सुन रहा था दिन में, वो ये नहीं बता पा रहे तो इसको कम कैसे करें, आपके पास कौन सा फार्मूला है जिससे हम कम करें। क्योंकि एक तरफ हम प्रोग्रेस चाहते हैं, हर क्षेत्र में हम चाहते हैं शिक्षा में ज्यादा पैसा लगे, हेल्थ में ज्यादा लगे, एग्रीकल्चर स्टेट है उसमें ज्यादा पैसा लगे, तो ये पैसा आए कहाँ से। तो उसके ऊपर अपोजिशन की भी जरूरत है कि वो सुजेस्ट करें भाई आप इस तरह से जो ना पैसा ज्यादा बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। केवल हम क्रिटिसाइज करें किसी को और सुझाव ना दें तो वो भी एक हमारा रोल जो ना कंस्ट्रक्टिव नहीं रहेगा। तो सरकार की मैं समझता हूँ, क्योंकि कोविड की वजह से सबसे बड़ा नुकसान हमारा अर्थव्यवस्था कोविड से हुआ है जी। और कोविड से हमारे जो है रेवेन्यू की चीजें ना, कि जब होटल नहीं चलेगा टैक्स कहाँ से आएगा। आप देखिए हमारे सर्विस सेक्टर जो है तकरीबन 8 महीने बंद रहा है। तो मैक्सिमम हमारा टैक्स जो है ना वो सर्विस से आता था, होटल से आता था, ट्रांसपोर्ट से आता था, वो बंद है तो हमारा कम हुआ। तो अब सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हमारे होटल खुल गए हैं, सर्विस जो रहा हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक से काम करे, उससे मैक्सिमम पैसा हम इकट्ठा करें। हमारा सरकार में शेयर बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसको इंक्रीज करें। जो ग्रांट है सरकार पे दबाव डालें कि हमारी जो ग्रांट है वो 1800 करोड़ थी पहले पिछले वर्ष, अब की बार वो ज्यादा हो। तो इस प्रकार से हमें जरूरत है कि सरकार को इस प्रकार से कुछ काम करे, अर्थव्यवस्था का मैनेजमेंट इस तरह से करे कि हमारा जो लोन लेते हैं हम वो कम हो, हमारा रेवेन्यू बढ़े।
जिससे तो आपको लगता है कि आज जो मुख्यमंत्री ने तमाम यहाँ पर जो घोषणाएं की हैं या जो भी बजट का एक पूरा मसौदा उन्होंने तैयार रखा है 1 वर्ष के लिए प्रदेश के लिए, तो ये इन हालात में पॉसिबल हो पाएगा? और जिस तरीके से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि राजस्व घाटा इससे कम हो और जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी हो पाए, क्या उसका भी एक पूरा आप मानते हैं कि रोड मैप सरकार ने पेश किया है या उसके पास है? क्योंकि मैं जितना बजट को पढ़ पाया हूँ और समझने की कोशिश की है मैंने, एक प्रोफेसर के नाते, मेरा फील्ड है ये, तो उसमें मैं काफी कोशिश कर रहा हूँ आज पैसा आएगा कहाँ से, क्या जो हमारे ऑलरेडी जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है वही है या इसमें ऐड होगा। क्योंकि सारा बजट पढ़ने के बाद, क्योंकि जो टेलीविजन पे बात हो रही है या वैसे मैं सुनने की कोशिश करी, उसमें इस प्रकार का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। तो बजट का साथ देख कर की बात इस पे कमेंट किया जा सकता है कि इसको किस प्रकार से जनरेट करें हम सोर्सेज जिससे बने। एक और विषय है जो किसी ने नहीं उठाया, जो बुढ़ापा पेंशन की बात है जी। जो चौधरी देवलाल जी ने एक सामाजिक न्याय दिया, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट था। हिंदुस्तान में पहला स्टेट था हरियाणा जिसने सामाजिक न्याय की बात करी और उसको आज भी ये बड़ा बात सभी स्टेट में, हिंदुस्तान के सभी स्टेट में लागू है। तो उसके ऊपर भी मैंने कोशिश करी समझने की बजट में क्या इंक्रीज हुआ है या उसमें क्या हुआ है, वो मुझे नहीं मिल पाया। तो कुछ ऐसे विषय हैं कि जो बहुत जरूरी हैं, तो बजट को पूरा पढ़ने के बाद ही जान पाएंगे हम कि सरकार इस सारे पैसे को कहाँ से इकट्ठा करेगी, कैसे लागू करेगी। अभी सरकार ने एक और बात की, एक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन खोलने जा रही है सरकार कि लेडीज से पैसा लेकर चाहेंगे, जो छोटे उद्योग लाने वाले से उसका पैसा के बारे में मुझे नहीं मिल पाया कि कितना करोड़ रुपया सरकार ने उसके लिए रखा है जी। उसका सारा स्ट्रक्चर क्या होगा। तो कुछ ऐसे विषय हैं जहाँ पर सिर्फ हमने जो बजट पेश किया गया उसमें क्यों डिटेल तो देते नहीं, वो मोटी मोटी बातें चाहते हैं। तो ऐसे कुछ ऐसे इशू हैं जो सारे बजट को पढ़ने के पश्चात ही हम उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। और ये सारे विषय बड़े इंपॉर्टेंट है बजट के। हरदीप पाटला जी, अगर आप बता सकें कि जो कुछ यहाँ पर सरकार ने अपना विजन पेश किया है और 1 साल में क्या खर्च करेगी सरकार, उन तमाम खर्चों को बताया गया है कि इस वर्ग को क्या मिलने वाला है, लेकिन ये जो पैसा अर्जित है वो कहाँ से होने वाला है? राजस्व का जो घाटा है वो कैसे कम होने वाला है? जीडीपी में, देश की जीडीपी में मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी हरियाणा का जो योगदान है वो 4% तक हम देने वाले हैं। अभी 3.5% है देश की जीडीपी में हरियाणा का योगदान, इसे बढ़ाकर 4% तक किया जाएगा। तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल होने वाली है? देखिए कान्हा जी, जब बजट पेश किया जाता है उसके अंदर आने वाले टाइम में कितनी इन्वेस्टमेंट की संभावना है और कितनी इन्वेस्टमेंट हमने पिछली बार हरियाणा के अंदर आई थी। बाकी जीडीपी मैं आपको बता दूं 2021 और 2022 के अंदर जो हमारा घाटा था वो 4% के लगभग था, लेकिन अब की बार जो अनुमान है कि जो राजकोषीय घाटा है निश्चित तौर पर जो केंद्र सरकार की तय सीमा है 4 उससे भी कम भाई 2.99% होने का अनुमान है। और जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात है, बजट परिव्यय में 61,000 करोड़ रुपए और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 1,16,198 करोड़ रुपए का बढ़ोतरी की है, जो 34% और 65% के लगभग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो बजट तो पेश कर दिया है सरकार ने, लेकिन अभी ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि जिन वर्गों को और या फिर जिन जगहों पर पैसा खर्च करने की बात सरकार की ओर से की गई है वो पैसा कहां से आएगा। तो बजट को लेकर जहां उम्मीदें हैं तो वहीं हर एक की अपनी आशंकाएं और सवाल भी हैं, क्योंकि महंगाई की मार झेल रही आम जनता और बेरोजगारी का दर्द झेल रहे युवा फौरी राहत चाहते हैं, लेकिन वैश्विक पटल पर बने हालात को देखकर लगता है कि अभी राहत के दिन दूर हैं। मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।